तो क्या पढ़ना था जी, हिस्ट्री में पढ़ना था जब लोगों का प्रेजेंट था, जब लोगों का वर्क है, और वर्क क्या है, क्या पढ़ना था, मध्यकालीन। बहुत सुंदर। आज देखिए हम लोग का की जो शुरू है मध्यकालीन भारत से की शुरू हो रहा है, और इसको अपना क्या चीज होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसकी, बात करना मध्यकालीन भारत में। देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, तो कहाँ से पढ़ते हैं, अरबों के आक्रमण से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अरबों के आक्रमण के बारे में जब बात किया जाता है, क्या होता है कि भारत में सर्वप्रथम बोलिए अपना क्या चीज, अरबों का आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। इसको जो कि अपना क्या बोलिए सक्सेस नहीं पाया। ठीक है, तो भारत में जो पहले अरबों का आक्रमण कब हुआ था, 711 में। 712 ईस्वी में क्या किया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का अपना आक्रमण किया था, जो कि 100% सक्सेस था। उस समय लोग अपना आक्रमण किए थे सिंध प्रांत पर। ठीक है, और सिंध प्रांत के उस समय शासक कौन थे, दाहिर। बहुत सुंदर। उस समय सिंध प्रांत के शासक कौन थे, दाहिर। और दाहिर किसी में मारे गए थे, रावण की। ठीक है, दाहिर जो किसी में मारे गए थे, तो दाहिर अपना रावण की अपना मारे गए थे। ये देखिए एक बात ये भी आता है कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से, इस्लाम की शुरुआत कहाँ से होती है, यही बोलिए अरब आक्रमणकारी अपना कहाँ से, सिंध में अपने पश्चिम साइड से अपना आक्रमण करता है, और वही इस एरिया से बोलिए अपना क्या होता है, धीरे धीरे अपना क्या होता जाता है, इस्लाम की शुरुआत होती जाती है। तो अभी हम लोग जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोलते हैं ना कि ये भाई 100% मुस्लिम बहु राष्ट्र है, इसका मुख्य वजह क्या है कि बोलिए भारत में सर्वप्रथम शुरुआत तो यहीं से हुई, और यहीं से बोलिए अपना ये लोग का चीज आगे बढ़ता गया। तो यानी पूरी तरीके से क्या बोलिए अपना वहाँ बेटा ज्यादातर इस्लाम की अपना संख्या क्या होता गया, बढ़ता गया। इस तरह से बोलिए अपना पश्चिम भारत में सर्वप्रथम का चीज हुआ था इस्लाम का, इस्लाम धर्म किया है। अब बात करें फिर से फैलने लोग आते हैं अरब आक्रमणकारी जो है। देखिए अरब आक्रमणकारी के बारे में बात की है, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था, अरब आक्रमणकारी का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम का प्रचार प्रसार। बहुत बढ़िया। अब इसी क्रम में अगला आक्रमण होता है किसी गजनी साम्राज्य होता है, गजनी महमूद गजनी का। महमूद गजनी को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसके बारे में पहले लोग थोड़ा सा महमूद गजनी के बारे में, सॉरी गजनी प्रांत के बारे में। देखिए गजनी प्रांत का स्थापना किसने किया था, बहुत बढ़िया। गजनी प्रांत का स्थापना किसने किया था, अल्पतगी। बहुत बेहतरीन। गजनी प्रांत का देखिए अफगानिस्तान साइड में जाइए गलत, एक अपना वहाँ का गजनी प्रांत है। ठीक है, उस प्रांत का स्थापना कौन करता है, अल्पतगी करता है। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, यानी कि गजनी प्रांत का स्थापना कौन करता है, अल्पतगी। बहुत गजनी प्रांत का स्थापना अल्पतगी करता है। उसके पश्चात उस गद्दी पर कौन बैठता है, फरीदगीन बैठता है। ठीक है, और उसी के समय बोलिए अपना क्या पहला आक्रमण होता है, सॉरी किसका बोलेंगे हम, फरीदगीन, अल्पतगी, ठीक है। फरीदगीन के बाद में कौन आता है, अपना सुबुतगीन आता है। देखिए जब सुबुतगीन आता है तो ये शायद उसका बंदे का गुलाम हुआ करता था। ठीक ना, क्या चीज, सुबुतगीन जो है अल्पतगीन का अपना क्या चीज उसका गुलाम था। ठीक है, जब इस बंदे की भी मृत्यु हो जाती है तो उसी समय इसका बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, जिसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। देखिए महमूद गजनवी जब बात करते हैं, देखिए तो इसका भारत में प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में। ठीक है, क्या बोले, इसका भारत में प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में था। इसके अलावा क्या होता है, कुछ इतिहासकारों का यही मानना है कि इसके भारत में प्रथम आक्रमण 1001 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें इस बात को मतलब ये नहीं कर देना कि 1001 हुआ था, जैसे मतलब विभिन्न प्रकार के इतिहास और विभिन्न प्रकार के बात। अगला देखिए जस्ट हम लोग आगे बात करते हैं, महमूद गजनवी क्या बोलिए अपने ये तो अपना करता ही है, एक बहुत क्या बोले महमूद गजनवी अपना भारत पर अपना आक्रमण कितने बार करता है, महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है। इसका 17वां आक्रमण कौन सा था, नहीं 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध आक्रमण था। और सोमनाथ मंदिर वाला इसका कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण था 225 में। ठीक है, इसके आक्रमणों के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं। देखिए महमूद गजनवी अपने सबुद्दीन का अपना बेटा था, और ये बोलिए गद्दी पर बैठने से पहले खुरासान का अपना क्या राज्यपाल बोलिए वहाँ का शासक हुआ करता था। ठीक है, उसके पश्चात महमूद गजनवी देखिए एक क्वेश्चन आपका ये पूछना था कि वह महमूद गजनवी किस वंश का था, यामनी वंश। बहुत बढ़िया। महमूद गजनवी किस वंश का था, तो महमूद गजनवी अपना यामनी वंश का था। इसने यामनी उद्दौला पर यामनी वंश की उपाधि भी इसने ली। ठीक है, अब बात है कि सीधा इसका काम 225 वाले सोमनाथ आक्रमण का। देखिए जब यह सोमनाथ आक्रमण करता है तो उस समय पश्चिमी के चालुक्य में कौन सा राज्य हो जाएगा, गुजरात का हिमालय शासन हो जाएंगे जी। देखिए वहाँ पर अपना क्या बोलिए जब सोमनाथ मंदिर पर जब 225 में आक्रमण करता है तो महमूद गजनवी के टोटल इसका क्रम में 16वां आक्रमण था। इसने उस समय जब आक्रमण किया था तो वहाँ पश्चिमी के चालुक्य शासक था जिसका नाम था भीम द्वितीय, सॉरी भीम प्रथम थे, नॉट भीम प्रथम, भीम प्रथम थे। भीम प्रथम अपना शासक थे। उससे बोलिए जब सोमनाथ मंदिर का रक्षा कौन करते हैं, भीम प्रथम करते हैं ना जी। देखिए जब भीम प्रथम और सोमनाथ जब अपना क्या बोलिए कि रक्षा करते हैं
तो इसी क्रम में आपको किया क्या जाता है, ये बंदा उन पर भी आक्रमण करता है, किन पर, यानी भीम प्रथम के साम्राज्य पर भी। और जब बोलिए यहाँ से जब पुनः अपना ये सोमनाथ मंदिर पर लूट कर जाने के क्रम में इसको क्या होता है कि रास्ते में जाट नेताओं के द्वारा जब बोलिए जाट लोगों के द्वारा इसको लूट लिया जाता है। जब जाट लोगों के द्वारा लूट लिया जाता है तो तब तक तो बोलिए पूरा सोमनाथ मंदिर था, उसका बोलिए कुछ हद तक तहस हो चुका था। एक क्वेश्चन अब क्या भी आता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? भीम प्रथम नहीं कराया था। किसने कहा था? भीम प्रथम नहीं कराया था। और इसका अंतिम आक्रमण भारत में 1027 में इन्हीं जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। और महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है? 1030 में। बहुत बेहतर। महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है? तो देखिए महमूद गजनवी की मृत्यु अपना 1030 में इस मंदिर की मृत्यु हो जाती है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य बातें करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर बोलिए क्या था? महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था यहाँ से धन दौलत को लूटना, ठीक है। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना। और इसका बोलिए अपना क्या चीज पहला जो है बहुत अभी इसका बहुत खैर है कि महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना। और एक चीज आपका ये भी है कि इसका बोलिए क्या चीज, हाँ कि ये जो अपना क्या चीज बोलिए कि मूर्ति विध्वंसक था। इसका सर्वप्रथम कहाँ से जानकारी मिलती है? नागरकोट के हमले से, ठीक है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? नागरकोट के हमले से। अब देखिए जब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो एक बात देखिए अपना ये भी आ जाती है। कौन सी बात आ जाती है? यहीं पर जस्ट आपका 1 लाख की बात है और बातें अपने इसे आ जाती है। इसके साथ कुछ इतिहासकार आए थे। कौन कौन नाम बताइए? अलबरूनी, फारूकी, उतबी। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं? अलबरूनी, उतबी, फारूकी तथा फिरदौसी, ठीक है। कौन बनाते हैं जी? अलबरूनी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी। यार टोटल कितना हुए? 4। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कितना हुए? 4 हुए। तो इस प्रकार से तो एक बात क्वेश्चन ये भी आता है कि अलबरूनी क्या था? आप लोग जानते हैं? कभी जब आप लोग आइएगा ना तो जानते हैं आप लोगों को इमेज कराने के लिए दे देगा कि अलबरूनी क्या था। बताइए अलबरूनी क्या था? हाँ बहुत देखिए अलबरूनी का देखिए क्या देगा, उसका इतिहासकार भी देता है, इतिहासकार भी देता है, विद्वान भी देता है। तो यानी कि फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं तो अलबरूनी क्या था? अलबरूनी ऑलराउंडर था, इतिहासकार भी था, विद्वान भी था। और अलबरूनी उतबी क्या था? उतबी इसका पर्सनल इतिहासकार था, ठीक है। और फिरदौसी इसका क्या था? फिरदौसी इसका जो दरबारी कवि हुआ करता था, ठीक है। अलबरूनी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी, ठीक है। फारूकी के बारे में तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो एक बात अब यही सब नहीं आता है सर। एक मिनट, अलबरूनी कहाँ का था? गजनी प्रांत का। हाँ गजनी कहाँ वर्तमान में? अभी जस्ट हम बोलिए कहाँ का? अफगानिस्तान में, ठीक है। कहाँ का? गजनी का, गजनी में। अब तो यहाँ चले अपना ये भी अपना कल्पना करते हैं। तो देखिए एक और आता है कि भारत प्रथम आक्रमण कहाँ पर किया गया था? पंजाब में किया गया। और उसमें पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट वाली देखिए अब हम लोग किसकी बातें करते हैं जी? अब हम लोग बात करें किसकी? बात करते हैं सीधा आते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। देखिए जब मोहम्मद गौरी आता है तो मोहम्मद गौरी सबसे पहले इनके किसके साथ युद्ध होता है? अरे इनका जो है मतलब दो युद्ध है बड़ा चर्चित। किनके साथ? चौहान के साथ होता है। तो चलिए बताइए। बहुत बड़ा तराइन का देती है। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो है किस वंश का शासक था? पीछे पर आ चुके हैं। हाँ चौहान, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। उसकी राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद। इसकी राजधानी जो है अजमेर अथवा अक्षित्र हुआ करती है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ? अजमेर अथवा अक्षित्र हुआ। तो ये बताइए कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यही था। इतना तो तुरंत दिमाग ठंडा हो जाएगा सबका। इस वंश का सबसे जो अपना हरी गली के रखा कौन है? विग्रह राज चतुर्थ है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक और इतना का विग्रह राज चतुर्थ हुआ करता था, ठीक है। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विग्रह राज चतुर्थ। अब देखिए एक बात को लेकर आप लोग यहाँ से वहाँ क्यों गए? वहाँ यहाँ से वहाँ लोग इसलिए पर्पस ले जाना था जो चीज वहाँ पर पाए थोड़ा सा अपना रिकॉल अपना वहाँ भी लगे। यही चीज बोलते हैं। एक बात होता है याद कैसे रखा जाए? याद कैसे? अगर हम सोचे कि क्या होगा कि वो फिजिक्स पढ़ लिए और फिजिक्स में मतलब जब एक चैप्टर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर प्रकाश पढ़ लिए तो प्रकाश जब पढ़ लिए तो चलो क्या किए कि बाकी सब चैप्टर को बोलिए नहीं। प्रकाश में जब आप पढ़िए तो उससे रिलेटेड कुछ अन्य चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से स्थिर अब जब विद्युत धारा पढ़िएगा तो उसी से रिलेटेड अपना
बहुत हाँ हमने कहा बोले अस्तर वैद्युत आ जाएगा, सॉरी एट टाइम से हम नहीं बोल पाए, अब नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या करना है कि दोनों मतलब सबको क्या आपस में कोरिलेट करके पढ़िए, जब तक कोरिलेट कर नहीं पढ़िएगा तब तक बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तभी जैसे हम लोग किसका है मोहम्मद गोरी, ठीक है। जब मोहम्मद गोरी के बारे में बात होती है तो देखिए मोहम्मद गोरी के बाद जो बात हुई है, देखिए मोहम्मद गोरी सबसे सर्वप्रथम देखिए मोहम्मद गोरी अपना काची गौर साम्राज्य का बंदा था ना, ये काची अपना काची गौर साम्राज्य का बंदा था, ठीक है। और ये बंदा जानते हैं इस बंदे ये किस वंश का था, मोहम्मद गोरी किस वंश का था, मोहम्मद गोरी बनी वंश का था, ठीक है। मोहम्मद गोरी किस वंश का था, बनी वंश का था। इसका भारत में देखिए इसका बोलिए भारत में का सबसे चर्चित, इसके भारत में का दो युद्ध सबसे ज्यादा चर्चित है, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध के साथ होता है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के साथ में होता है, और यहीं पर बंदे बहुत से इसके साथ होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, जीत जाते हैं, बहुत बढ़िया। और इसी में क्या बोलिए द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या होता है, हार जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि बहुत तराइन के, ठीक है, बहुत कला तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक ना, क्या बोला है ये बताइए कि तराइन के प्रथम युद्ध में आप, हाँ तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का, ठीक ना, क्या बोले हैं कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति का नाम क्या था, अस्कंद था, ठीक है। क्या बोले हैं तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या था, अस्कंद था, बहुत बेहतरीन। अब देखिए इसका जानते हैं मोहम्मद गोरी का भारत पहला का 1175 में कहाँ होता है, पंजाब में होता है, ठीक है। 1175 में पंजाब में होता है, तो उसमें पंजाब का शासक कौन था, जयपाल। जयपाल क्या होते बेचारे हार जाते हैं, ठीक है। और इसका क्या बोलिए कि 1178 में दूसरा युद्ध कहाँ होता है, पाटन में। तो पाटन में जीते उस समय वहाँ का शासक कौन था जी, भीमदिती है, बहुत भीमदिती क्या करता है, खुदा खुदा कर मारता है, इतना मारता है कि वहाँ से मैदान छोड़ कर ही बंदा मारता है, ठीक है। तो चलिए अब आइए हम लोग इसके भीमदिती बताइए, भीमदिती किस वंश का था, किस वंश का, भीमदिती किस वंश का था, किस वंश का, बहुत सीधा आपको 50 यहाँ बताइए, भीमदिती किस वंश का शासक था, सीधा 70 लाख, आप बोलिए बब्बर से बोलिए, आप बोलिए बोल मरिया भाई, मंजीत बाबू कहाँ है, मंजीत इधर बोलिए, बोलिए आप बोलिए गुरु जी, आप बोलिए रंजन जी। देखिए एक बात बोलते हैं, अगर चुल्लू भर पानी मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चुल्लू भर पानी में जाकर शर्म से डूब मरिएगा, ठीक है। चुल्लू भर पानी में क्या करना है, उन्हें क्या करना पहले शर्म से डूब के मर जाना है। भीमद्वितीय जो है, अरे यार जस्ट पश्चिमी के चालू के किसको कहते हैं, पश्चिमी चालू के पास किसको कहते हैं, पहली बात आप लोग, हाँ हाँ पश्चिमी चालू किस वंश को कहते हैं बताइए पहले आप लोग। अच्छा ये बताइए मूल राज प्रथम जो है किस वंश का संस्थापक था, किस वंश का था, मूल राज प्रथम जो सोलंकी वंश का शासक था। और अब तो हम आपको फाइनली बोल रहे हैं कि आप लोग फाइनली जाकर के चुल्लू भर पानी में एकदम डूब जाए, एकदम सीरियसली होकर। अरे सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, मूल राज प्रथम। जब पिछला बार जब उतना डीलिंग दिए तो फिर सब कैसे निकल गया फिर से जी। देखिए जो काम है फिर जो बोले फिजिकल करें उनके लिए तो कोई चीज नहीं है, लेकिन देख छोटा जो लोग अभी पढ़ने के नाम पर कलंक है ना जी, हम लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है, जब तक खिंचाइएगा नहीं तब तक मानिएगा तो नहीं। अब देखिए हम लोग बात क्या करते हैं, अब देखिए जस्ट हम लोग सवाल आता है मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी के बारे में एक और लास्ट क्वेश्चन ये है, मोहम्मद गोरी को बताइए किन जनजातियों ने मारा था, खुखर जनजाति, ठीक है। मोहम्मद गोरी को किस जनजाति ने मारा था, खुखर जनजाति। अब देखिए जी बंदे मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है जी, बहुत सुंदर। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है, और इसकी मतलब हत्या किनके द्वारा कर दी जाती है, खुखर जनजाति के द्वारा। एक क्वेश्चन ये भी बोल रहे हैं कि हाँ इसकी मृत्यु 1200 में, इसी का अपना गुलाम था जिसका नाम क्या था। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं,
अब हम लोग पढ़ने वाले सल्तनत काल, ठीक है। जब सल्तनत काल पढ़ते हैं देखिए सल्तनत काल में पहले देखिए सल्तनत काल पर जुड़ने से पहले थोड़ा सा अपना उसके बारे में परिचय ले लिया। सल्तनत काल में यहाँ पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। इसमें बेहतरीन तरीका क्या है, गुल खिलातू सैयद, ठीक है, क्या बोला, गुल खिलातू 5 वंशों ने शासन किया था। इन वंशों में देखिए सबसे लंबा शासन जो है अपना कहते तुगलक वंश ने शासन किया था, ठीक है, क्या बोला, इन वंशों में सबसे लंबा शासन तुगलक वंश ने शासन किया था और सबसे कम समय तक शासन किया था खिल्जी वंश ने। सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया था, खिल्जी वंश। ठीक है, एक और ले लीजिए यहीं से कि खिल्जी वंश का शासन जलालुद्दीन खिल्जी था, ठीक है, वो क्या बोलिए कि पूरे तुगलक वंश का बोलिए सबसे अपना कहते ब्रिज शासक था, ठीक है, पूरे तुगलक वंश का क्या था मतलब सबसे ब्रिज शासक था। और बोलिए कि क्या चीज कि सल्तनत काल का सबसे अधिक विकास कमेटी के बारे में यानी पगला वर्षा के बारे में तुम लोग जानते ही जानते, ठीक है, बहुत बेहतर। अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, शटर थोड़ा गिरा दीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग बात किसकी कर रहे हैं जी, तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कैसे सल्तनत काल से शुरुआत करें और शुरुआत में करना है गुलाम वंश, ठीक है, रेडी, लाउडली, यस सर, हां, बहुत बढ़िया। बात हो रही जब सल्तनत काल की तो सल्तनत काल में हम लोग क्या पढ़ना है, गुलाम वंश, ठीक है, तो गुलाम वंश हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए जब गुलाम वंश पढ़ते हैं तो चलिए गुलाम वंश का पहले सबसे पहले क्या जी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे जी, कुतुबुद्दीन, बहुत बढ़िया। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1206 में ये अपना जस्ट बताया किसका बंदा गुलाम था, ये गुलाम था मोहम्मद वली का, और इसी ने 1206 में गुलाम वंश का स्थापना करता है, ठीक है। ये बंदे का देखिए भारत में जब बात करते हैं इसका मुख्यतः अपने देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय अथवा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दाता, ठीक है, और इनसे बोलिए इसको अपना करिए दिए। अब यही बात क्या करते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था, बात बताइए, जो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था क्या था, संस्कृत क्या था, विग्रह चतुर्थ का ही था, ठीक है, विग्रह चतुर्थ का ही था। तब देखिए जब निर्माण के क्षेत्र में आते तो क्या करते हैं, निर्माण के क्षेत्र में आते तो क्या करते हैं, ये मुझे उनका क्या जस्ट बोले 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करते हैं, कुतुब मीनार का अपना निर्माण यही कराते हैं ना। और फिर अपना दिल्ली के जो अपना कुवत इस्लाम मस्जिद के अभी भी सुन रहा हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल वही कुवत इस्लाम मस्जिद, ठीक है, उसका निर्माण अपना ही कराते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम 2.5 दिल्ली का क्या बोला है, कुतुब मीनार, हाँ, देखिए जो दिल्ली का कुतुब मीनार आता है उसका निर्माण जानते हैं प्ले की वजह से किया था, ठीक ना, उसका निर्माण किसकी वजह से किया था, प्ले की वजह से। उसको बोलिए अपना जैसे जो धार्मिक अंधविश्वास या मान्यता जो नहीं है तो उसके तहत अपना इसका किया है। हाँ बिल्कुल इसका मिलता है, किसका, तो ठीक उसका भी है, लेकिन इसका तो कंफर्म नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म नहीं, बहुत बढ़िया। इसका क्या बोला है कि अब अपने इसका इसी वजह से लगा था। अब देखिए अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली हम लोग बात करें किसकी हो, तो देखिए जस्ट हम मुझे अगला जब हम लोग बात करते हैं तो ये जानते हैं शासक कितना पहले 1210 में बंदा चौगान खेलता था, ठीक है, चौगान मतलब क्या समझ रहे हैं ना, हाँ, वो जो घड़वा पछड़ा था जो अपने इस तरह से खेला था, ठीक है, क्या बोले हैं कि 1210 से बंदे की चौगान खेलते समय इस बंदे की क्या आती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1210 में चौगान खेलते समय इस बंदे की क्या आती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिए जब बंदे की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात में नदी पर कौन बैठता है, आराम से। अब देखिए आप लोग एक क्वेश्चन क्या देगा फंसाने के लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अपना इसका क्रम सजाइए, किसका क्रम, हाँ, उसके बाद में जितने शासक सब सजाइए। तो चलिए आप सजाइए, तो ये कौन है, और टाइगर जी बोलिए, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, आप सजाइए मंजिल पर है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद आराम सा, उसके बाद इल्तुतमिश, बहाउद्दीन बर्मन के पहले जो था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। चलिए बहुत बढ़िया, आप सजाइए ओबीसी, बहुत सुंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, आराम सा, इल्तुतमिश, उसके बाद उसके बेटी नहीं बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, फिरोज चलिए बहुत बढ़िया, फिरोज आगे बोलिए। देखिए आप लोग बता सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसके पश्चात आराम सा आएगा, उसके पश्चात कौन आता है, इल्तुतमिश आ गया, उसके पश्चात फिरोज आता है, उसके पश्चात अपना कौन आता है जी, उसके नहीं उसके, हाँ ठीक है, उसके पश्चात राज्य सूत्र आराम से आता है, आराम से बाद कौन आता है, आराम सा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद कौन आता है, आराम से आता है, काहे को इतना सोच कर रहे हैं, आराम से एक बार आराम से क्या बोल रहे हैं, वो अभी कमाल करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ना, हाँ ठीक है, उसके पश्चात में अपना कौन आता है,
नसरुद्दीन मोहम्मद आता है जी। हाँ। हाँ, नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद में कौन आता है? बोलिए आप लोग, फटाफट बोलिए। नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद में हाँ सर, एक चीज देखिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलो। उसमें अलाउद्दीन मसूद शाह आता है, ठीक ना? बारह सुनिए, 12 शाह के बाद में कौन बोले? अलाउद्दीन मसूद शाह बोले, ठीक है। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में कौन आता है? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद में कौन आता है? बलबन आता है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत अब देखिए हमको क्या सबसे तो पहले सजा लिया। अब देखिए प्रत्येक शासक के बारे में एक एक करके जानेंगे और इन बंदे का और देखिए जब बात होती है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात गद्दी पर कौन आता है? आराम से आता है, ठीक है। आराम शाह का शासक टोटल लगभग आपका 8 माह, ये भी बोले उतना ज्यादा वक्त नहीं करता। उसके पश्चात में आता कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। इसके पश्चात कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। अब देखिए जब इल्तुतमिश आता है तो एक बात नहीं से आती है, ये वो सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था, ठीक है, जिसने राजधानी का मतलब दिल्ली बनाया। और इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ राजधानी बनाई थी? लाहौर में। बहुत बढ़िया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी लाहौर में, और जबकि इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? दिल्ली में। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि हाँ, एक और क्वेश्चन अब आता है, यही बोलिए कि अपना पहला ऐसा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से, ठीक है, क्या बोले हैं, यही पहला ऐसा शासक है जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि ली थी, ठीक है। ये बताइए कि किस शासक ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि ली थी? महमूद गजनवी। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि किसने ली थी? महमूद गजनवी ने, जबकि बगदाद के खलीफा के द्वारा, ठीक है, जबकि बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि किसने ली थी? इल्तुतमिश। अब आते हैं जानते हैं इल्तुतमिश के द्वारा, देखिए थोड़ा कुछ इसके द्वारा कुछ किया गया है। देखिए सर्वप्रथम भारत में सुधर विषय नहीं चलाता है, ठीक है, सुधर विषय नहीं चलाता है। तांबे का जाके जितल और तथा चांदी का टका बनता था ना, तांबे का जितल तथा चांदी का टका था। यही अपना कश्मीरी भारत की रानी अपना दिल्ली चलाता था, फिर अपना वहाँ के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से अपने सुल्तान की अपने से उपाधि लेता है, ठीक है। फिर अपना क्या बोले कि सर्वप्रथम दिल्ली के, ठीक है बिल्कुल सही, सर्वप्रथम दिल्ली का मेरे बाद दमन नहीं करता है। हाँ बहुत सर, दिल्ली का मेरे बाद दमन नहीं करता है। और जो कुतुब मीनार के निर्माण का जो थोड़ा सा बाकी रह गया था, जो पूरा बाकी रह गया था उसको 4 मंजिला हुआ तो उतना ही बना था, ठीक है। अगला क्या शेर हम लोग बात करते हैं, क्या करता है, तो यही बोलिए अपने चीज तुर्कान चेलानी, ठीक है, तथा इतना पता की शुरुआत कराना, ठीक है, क्या है तुर्कान चेलानी तथा इतना पता की शुरुआत कराता है। और जानते हैं एक और आता है कि भारत में सर्वप्रथम था, भारत में सर्वप्रथम अगर जब बात करते हैं मकाजी मकबरे की जो शुरुआत होती है इसी में टाइमिंग से शुरुआत होती है, ठीक है। जो कि पहला मकबरा भारत में किस तरह का था? नसरुद्दीन महमूद का, ठीक है। जो कि भारत में पहला मकबरा किस तरह का था? नसरुद्दीन महमूद का। अब देखिए जब इसके पश्चात जब बात करते हैं हम लोग इसके पश्चात गद्दी पर कौन आता है? इसके पश्चात गद्दी पर कौन आता है? इसका देखिए आता है ये बंदा फिरोज रुकनुद्दीन अथवा रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। देखिए जब रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता, फिरोज गद्दी पर बैठता है तो वो भी जानते हैं एक कोई अयोग्य शासक, ठीक। देखिए एक चीज ये भी है, वो हाँ वो क्या बोले वो बंदा अपना बोलिए एक अयोग्य शासक था, तो उसको क्या किया था, तो उसकी एक माता थी जिसका नाम था तुर्काना सकाने का मतलब कि भैया चलो एक एग्जाम गद्दी पर बोलिए हम बैठे, ठीक है, लेकिन हमको ऑपरेट कौन करे, मान लीजिए राहुल जी करे, ये लोग आपको हमें ऑपरेट करे, तो शासक हम है। तो उसी तरह से ऑपरेट उसकी एक मदर थी जो कि बोलिए इसकी मदर का चीज को अपना ऑपरेट करती थी, जिसका नाम था तुर्कान सा। ये भी बोलिए अपना हट जाता, तो होता हटता नहीं है, होता क्या है उस समय देखिए जो तुर्की अमीर लोग था वही लोग क्या करते हैं, इसको गद्दी पर हटाकर रजिया सुल्तान बनाया था, ठीक है। किसको बनाया था? रजिया सुल्तान बनाया था। और रजिया सुल्तान क्या होती है? सल्तनत काल की पहली शासक, ठीक है, बहुत सुंदर। फिर से सुनिए रजिया सुल्तान क्या थी? सल्तनत काल की पहली महिला शासक। अब बात जब करते हैं कच्चे रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा ले लीजिए। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में अपना गद्दी पर बैठती है, ठीक है, सल्तनत काल की पहली महिला शासक थी, ठीक है। और एक नका चलिए टोपी ठीक है, टोपी सॉरी चोगा पूरा सा था, ठीक है, वो बंदी का चीज इसको पहन कर बनाती थी। हाँ, और ये याकूब खान, ये कोई याकूब नाम के व्यक्ति थे जिसको क्या की थी? अमीर अखुर थी, ठीक है। ये बात है सल्तनत काल में अमीर अखुर पोस्ट क्या था? बहुत बेहतर। घोड़े का जो रखवाला होता था उसको यानी जो घोड़े का अस्पताल का जो रखवाला होता था उसको क्या चीज? अमीर अखुर कहते थे, ठीक है। अब ये भी हो गया, ये जानते हैं ये अपने का अल्तुनिया के शासक, ठीक है, क्या बोले अल्तुनिया और भटिंडा के, ठीक है सर, अल्तुनिया के शासक भटिंडा के साथ, ठीक है, क्या बोले सॉरी फिर सुनिए, अल्तुनिया के शासक भटिंडा के शासक अल्तुनिया के साथ, ठीक है, सही बोला। भटिंडा के शासक अल्तुनिया के साथ इस बंदी का शादी होता है।
लेकिन क्या होता है कि जब ये गद्दी पर बैठती है तो ये भी बोलिए अपना क्या चीज कहने का मतलब कि ये अपने मन से चलती है, ठीक है, कोई भी शासक हो वो भी अपने मन से ही चलेगा। तो उस टाइम में क्या होते हैं कि दिल्ली के जो अपना जी अमीर जो तुर्क लोग था इसको अपना क्या बोलिए अपना गद्दी से कोशिश करता है हटाने के लिए, कैथल अपना डाकू के इसकी हत्या करा दी जाती है, ठीक है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि जो कैथल में डाकू हत्या कराई जाती है वो बोले दिल्ली के अमीरी तुर्कों के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अब बात करते इसके पास अपना गद्दी पर कौन आता है, इसके पास अपना गद्दी पर कौन आता है, बाराम शाह भी देखिए कुछ ज्यादा वर्क है नहीं, वो भी बोलिए अपना नॉर्मल शासक में आए और गए, ठीक है। अगला जस्ट वही है ना गाना आए और चल दिए, हाँ बस तो वही चीज है, बाराम शाह भी आए और चले गए। उसके बाद उसके पास अपना कौन आता है जी, कौन बोला है, बाराम शाह के पास गद्दी पर कौन बैठता है, और जस्ट बोले वाह वाह बहुत सुंदर, बाराम शाह के गद्दी पर कौन बैठता है बताइए, आप लोग बोले रहे जी, अलाउद्दीन मसूद शाह नहीं बोले हैं, काहे का बोला जा रहा है, बाराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, अलाउद्दीन मसूद शाह इनका भी ज्यादा कुछ वर्क नहीं मिलता, एक इनका से ये वर्क मिलता है कि जो बगदाद के खलीफा थे ना उनके नाम से बंदा सिक्का चला जाता, ठीक है, उसके नाम से क्या किया था, बंदा सिक्का चला जाता। अब देखिए जस्ट हम अगला जस्ट बात क्या करेंगे भी अपना देख लिए, उसके पश्चात में कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद जो अपना गद्दी पर बैठते हैं वही ना उनके पास आता है। ये बताइए जो नासिरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठा था तो इसको गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसके थी, बलबन जो अपना कौन था, इसका ससुर हुआ था, ठीक है, बलबन जिसका कौन था ससुर हुआ करता था। और नासिरुद्दीन मोहम्मद अपने क्या बोलिए एकमात्र ऐसा शासक था जो बोलिए बंदा अपने क्या टोपी सिगर के जीवन बहुत कभी टोपी सिगर अपना जीवन व्यतीत करता था। देखिए बलबन के द्वारा ही सॉरी नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा ही बलबन को अपना क्या उल्लू खान की उपाधि भी दिया गया था, ठीक है, क्या बोले किसकी उपाधि, उल्लू खान की उपाधि भी दिया गया था। अब इनको यही समाप्त करते हैं और बात करते हैं कि कैसी इसी में अपना एक बोलिए कौन था धाकड़ शासक और बोलिए कैसी बड़ा क्रूरवीर बंदा था, कहने वाला अपने शासन के जो कुछ भी मन पड़ता था वो कर देता था, जिसका नाम था जी बलबन। देखिए जो बलबन की बात करते हैं बलबन का जानते हैं, बलबन का अपना क्या बोलिए इसका प्रारंभिक नाम बहादुर माना था, ठीक है, अथवा उल्लू खान इसी का नाम था, ठीक है, जो कि जस्ट इसके तौर पर दिया गया नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, क्या बोले हैं कि इसका प्रारंभिक नाम क्या बहादुर का हुआ करता था। बलबन देखिए अपना गद्दी पर कैसे बोले जो बैठता है ये क्या करता है, इसके मतलब पूरे 5-6 काम नहीं करता है, सीधा प्रथा प्रथा चलाता है, नौरोज प्रथा अपना ही चलाता है, लॉ एंड ऑर्डर की नीति अपना ही चलाता है ना, निर्णय का चलिए राजस्व सिद्धांत अपना ही चलाता है, यही ना राजस्व सिद्धांत को चलाता है। और एक और ये है जब दिल्ली में क्या बोलिए कि ठीक है दिल्ली में सबसे अधिक मुसलमानों को कौन बनाता है, बलबन ही बनाता है, ठीक है, क्या बोला है कि दिल्ली में सबसे अधिक मुसलमानों को कौन बसाता है, तो बस अपना बलबन ही बसाता है। अब जो बात होती है इसके बारे में देखिए बलबन और क्या करता था कि इसके जो सिपाही लोग था ना उसको बोलिए स्वस्थ एंड दुरुस्त रखने के लिए क्या करता था कि बोलिए लंबा दूर पर लिया जाता था, किसके लिए, आखेट के लिए, शिकार के लिए, ताकि हमारा सिपाही क्या रहे ये स्वस्थ तथा दुरुस्त रहे, ठीक है, वो क्या बोले स्वस्थ तथा दुरुस्त रहे, उनको बोलिए अपना कोई भी ये सुनो ये बंदा करता क्या है कि देखिए यही बंदा अपना क्या करता है कि हाँ देखिए हाँ बहुत बढ़िया तुर्कान चेलगानी का स्थापना किसने किया था, स्थापना किसने, बहुत क्या बोले तुर्कान चेलगानी का स्थापना किसने किया था, और इसको खत्म कौन कर देता है, बलबन। उसी तरह से एक और बताइए क्या प्रथा किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने, इसको सर खत्म किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और यही जब फिर करेगा तो उसको शुरू किसने किया था, कश्ती ने, तो देखिए एक और बात बताते हैं जो इसका सीधा पता पैगो से अपना शुरू तो ही बताइए जो नौरोज प्रथा का बताइए एक क्वेश्चन ये देता कि नौरोज प्रथा जितना किस देश से लिया गया था, ये कहते हैं नौरोज प्रथा जो संग फारस का अभाव हाँ फारस का था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्या है नौरोज प्रथा में आया कि जितना फारस का था, ठीक ना। और जब बात करते हैं तो अब जानते हैं हम लोग का चीज बलबन आप लोग नाम सुना अमीर खुसरो नाम सुना है ना, तो अमीर खुसरो अपना का चीनी के दरबार में आया करता था, ठीक है, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन कहाँ थे, चीनी के दरबार। आइए तो हम किसके बारे में चलिए तो अमीर खुसरो के बारे में जान लिए जाए। देखिए अमीर खुसरो की जब बात करते हैं तो अमीर खुसरो जानते हैं इस बंदे का जब काम होता बहुत सुंदर, इस बंदे का जब काम बोलिए मानता था पटियाला में जन्म होता, बहुत बड़ा एक जेटली डेट तो नहीं बता पाएंगे 1206 पटियाला या सर पटियाली में पटियाला में कहाँ हो जाए पंजाब हो जाए
जो बांदा है ना, देखिए एटा के निकट में पटियाला है, ठीक है, और बांदा जो वही है। बांदा कहाँ है? यूपी में है ना। हाँ तो देखिए इससे रिलेटेड क्या बोलिए कि अपना 3 नाम दे देगा, बांदा, पटियाली और एटा, ठीक है। यानी कभी कुछ जन्म कहाँ हुआ था? बांदा, पटियाली और एटा। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म, मान लीजिए सपोज कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, भैया मेरा जन्म हुआ था कहीं भारत में। भारत से छोटा है कहाँ? बिहार में। बिहार से छोटा है कहीं रोहतास में। रोहतास से छोटा है कहाँ? सासाराम में। सासाराम से छोटा है कहाँ? महादेव में। तो उसी तरह से ये हुआ था, ठीक है। यानी कि बंदे का अपना रिलेटेड अपना 3 नाम है। इन्हें जानते हैं तोता हिंद का है, ठीक है। क्या बोले हैं? बहुत से तोता हिंद का है। तो ये भारत में सितार तथा तबला के जनक कहीं है, ठीक है। क्या बोले हैं? भारत में सितार तथा तबला के जनक कहीं है। और क्या बोलिए कि खड़ी बोली शैली, ठीक है। क्या खड़ी बोली शैली तथा बोलिए हिंदुस्तानी शैली के जनक कौन है? तो यही है। और इन्होंने टोटल लगभग कितने शासक का शासन देखा है? 8 शासकों का, ठीक है। इन्होंने कैसे 8 शासकों का शासन देखा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं एक बार बलबन से अलाउद्दीन खिलजी का। बहुत सुंदर, बलबन से अलाउद्दीन खिलजी, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। और लोग किसकी बात करते हैं? हाँ तो ये बात हम लोग क्या पढ़े? गुलाम को पढ़ लिए, गुलाम को पढ़ लिए। इल्तुतमिश के बारे में कौन चीज बोला है? देखिए इल्तुतमिश को भी जानते हैं, देखिए गुलामों का गुलाम कहा है, ठीक है। इल्तुतमिश को क्या कहता है? गुलामों का गुलाम। क्यों कहा जाता है? बहुत बहुत बढ़िया। ये गुलाम का किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। हाँ, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका नाम था? मुहम्मद गनी। तो इसीलिए इसे कैसे गुलामों का गुलाम कहता है। अरे बंदा जो अपना कैसे गरीब तुर्क हुआ करता था, ठीक है। यानी कि इल्तुतमिश क्या था? गरीब तुर्क हुआ करता है। एक और क्वेश्चन देखिए आप कहिए देगा मोस्ट ऑफ बोलिए, हाँ मोस्ट ऑफ बोलिए जितने भी सल्तनतकालीन शासक थे बोले किसके थे? तो बोलिए ज्यादातर बोलिए कैसे तुर्क ही थे, ठीक ना। उसमें क्या बोलिए ज्यादातर क्या थे? तुर्क ही थे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहीं से इस चैप्टर को क्या कहते हैं कि गुलाम तक यहीं से इसको खत्म कर देते हैं। अब देखिए हम लोग का वर्क क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए हम जब आगे वर्क की जब बात करते हैं तो खिलजी वंश हम लोग पढ़ लेना है, ठीक है। लुसेंट बुक से क्या पढ़ना है? खिलजी वंश, रूल किला, गुलाम किला, ठीक है। खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, सैयद वंश पढ़ना है, लोधी वंश पढ़ना है। ये तो पहले 4 वंश पढ़ लेना है। उसके पश्चात और उसके अलावा क्या करना है? उसके अलावा आपको क्या करना है? तो उसके अलावा आपको पढ़ना है ऐसी जो अपना संततकालीन जो अपना प्रशासन हुआ करता था उसके बारे में पूरा जानकारी देना, ठीक है। तो चलिए रंजन जी, चलिए ठीक है। तो अभी के लोग क्या करते हैं? बहुत अभी के लिए स्थिर वैद्युत और 16 नंबर चैप्टर में क्या था पढ़ने के लिए? हाँ तो ये बात लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना था? विद्युत धारा में। उससे पहले स्थिर वैद्युत पढ़ना है, नंबर 15, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं स्थिर वैद्युत की। और आप लोग भी रेडी रहिए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पर कैसे बहुत बेइज्जती किया जाएगा। बात ये है कि जब बेशर्मों की टोली में आओ तो बिना बेशर्म बने हुए काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चलिए आएगा। देखिए पहले बात करें स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं। देखिए जब हम लोग 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं और दोनों को रगड़ने के पश्चात जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत कहते हैं, ठीक है। और स्थिर वैद्युत में आवेश हमेशा क्या होता है? समान होता है, तो एक समान होता है, हो गया ना। और देखिए बात क्या आता है कि 2 प्रकार के आवेशों की खोज किसने किया था? यानी कि प्लस और माइनस आप लोग यूज करते हैं, किसने किया था? बहुत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज किया था, ठीक है। तो देखिए तो समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये भी हो गया। तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से पहले थोड़ा सा सॉरी देखिए स्थिर वैद्युत में ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। इससे बस 5-6 चीज है, अगर उसको ध्यान रख लिए तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। एक तो स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं बोलिए। एक और आता है कि आवेश का आवेश का जो अपना कैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसके वजह से, सॉरी आवेश अपना एक जगह से दूसरी जगह किसके वजह से आते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की वजह से ना। अपना एक बोलता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, तो फिर बोले किसे कहते हैं। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व कुछ नहीं है, बस यही आप लोग समझ लीजिए कि जब जब किसी चालक इकाई क्षेत्र में, ठीक है, जब किसी चालक इकाई के क्षेत्रफल पर जो आवेश अपना क्या मौजूद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। और पृष्ठ घनत्व किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर, ठीक है। पृष्ठ घनत्व किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर। यानी कि देखिए जिस वस्तु की त्रिज्या जितना ही ज्यादा होगी, फिर से सुनिए क्या बोले हैं कि जिस वस्तु की त्रिज्या जितना ही ज्यादा होगी उसका क्या बोलिए कितना उस आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या उतना ही कम होगा। और जिस पदार्थ का बोलिए अपना क्या चीज त्रिज्या जितना ही कम होगी उसका अपना क्या बोलिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? बहुत अधिक होगा। अगर सिंपली से बात इसका किया जाए सबसे बढ़िया काम और किया जा सकता है एक बोलिए अपना सुई लिया जाए,
तो समझ गए ना। और सुई का अगर नोक पर उसको महसूस किया तो वो क्या है बहुत जबरदस्त उसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसको करते हैं अपना ये करते हैं। अब एक आता है विद्युत क्षेत्र, माना ना बात है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, बात तो है देखिए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, कुछ बिल्कुल आराम से भैया जहां तक बड़ी आवेश को महसूस किया जा सकता है वहां उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब सपोज कीजिए क्या है मीडियम है ना, अब इसमें भैया लगा है, इसको जब यहाँ तक आ रहा है विद्युत टच किया तो मारा लगा नहीं, बाप रे बाप, तो क्या हो गया ये विद्युत क्षेत्र हो गया। यानी कि जहां तक बोले आवेश अथवा बोले आप जहां तक बोले आवेश को अपना महसूस किया है उसको क्या बोलेंगे विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। ये भी हो चले बहुत अच्छी बात। और देखिए हम लोग बात जब इसके आवेश में पढ़ते हैं तो आवेश में ज्ञान का हम लोग क्या पढ़ना होता है बैटरी, ठीक है, बैटरी पढ़ना होता है। यानी कि बहुत सुंदर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेल बोलते हैं ना, बहुत सुंदर, अरे आप लोग तो इंग्लिश में भी कमाल है भाई, बहुत सुंदर। और देखिए जब बात करते हैं सेल की तो बताइए सेल कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, बहुत सुंदर, कौन कौन, बहुत बेहतरीन, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल, बहुत सुंदर। आपका नाम सुना बार, बहुत सुंदर, बहुत सुनिए। तो आप बताइए प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, जिस सेल का बार यूज किया जाए चार्ज करकर उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। जिस थोड़ा सा बच्चा देखिए प्राथमिक सेल किसे कहेंगे, प्राथमिक सेल वैसे सेल कहते हैं जो यूज एंड थ्रो होता है, ठीक है। यानी कि जिसको हम एक बार यूज किया फिर क्या किया, एक या दो बार यूज किया फिर उसके बाद क्या किया फेंक दिया। अब इसका सिंपली से एग्जांपल समझाएं तो हां हां एक ट्राई से बात है, पहले उसको यूज किया था टॉर्च में, पहले उसको टॉर्च में यूज करते हैं, टॉर्च के बाद में मेरे एक्सरसाइज ये लगा तो क्या करता था टॉर्च में से निकल जाता था, फिर उसको लगाता था रेडियो में, बोलता था क्या हो कहता है जानते हो टॉर्च में लेंगे तो क्षमता से खत्म हो गया, लेकिन अभी रेडियो में आ गया 10 दिन तक बैकअप दे सकता है, ठीक है। यानी कि क्या एक दो स्टेज में यूज किया था लेकिन उसके पैसा फेंक देना होता है। तो प्राथमिक सेल का एग्जांपल कौन है, VDSLV, ठीक है। फिर से सुनिए प्राथमिक सेल वैसे सेल लोग कहते हैं जिसको अपना कैसे बोलिए यूज एंड थ्रो होता है, ठीक है, इसको अपना बार-बार आप यूज नहीं कर सकते हैं। और प्राथमिक सेल का अंतर्गत कौन कौन आता है, VDSLV का मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टीय सेल, डेनियर सेल, सूक्ष्म सेल, लेक्लांसा सेल तथा ब्रोमेट सेल, ठीक है, ब्रोमेट सेल। तो अब देखिए जब बात आती है तो जानते हैं और इसमें हम लोग ये बोलेंगे तो बताइए प्राथमिक सेल किस ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, बहुत बेहतरीन, प्राथमिक सेल किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, बहुत बढ़िया। और देखिए हम लोग यही तो क्या बात कर रहे हैं VDSLV, तब हम लोग जानते हैं जानेंगे ये चीज कि इसका इन सब का एनोड किसका बनाता है, कैथोड किसका बनाता है, विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या बोला है कि विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तथा इनको किसमें अपना रखा जाता है, ठीक ना, एंटी लिक्विड में रखा जाता है, बहुत बेहतरीन। तो ये बात है ग्रिड, देखिए हम आपको VDSLV बनाने का पर्पस क्या हुआ, VD जो है इन दोनों में एक समान समानता है और SL में एक समान समानता है, ठीक है। और जो ब्रोमेट सेल लगे जाते हैं पल्टीमार आदमी है, ब्रोमेट सेल क्या है, पल्टीमार आदमी है, इसमें कुछ गुण बोलिए अपना क्या चीज बोलिए कि VD वाले का पाएगा और कुछ गुण अपना किसका SL वाले का पाएगा, ठीक ना, यानी कि बहुत इसलिए बोलिए अपना कैसे ब्रोमेट अपना हो गया। तो देखिए वोल्टीय सेल, तो बताइए वोल्टीय सेल की क्षमता कितना होता है, 1.5 नहीं VD वोल्टीय सेल का देखिए VD का मतलब वोल्टीय सेल और डेनियर सेल ये दोनों का क्षमता कितना होता है, कितना वोल्ट का 1.0 ठीक है, बहुत सुंदर। वोल्टीय सेल और डेनियर सेल का क्षमता कितना होता है 1.0 और एसएल का कितना होता है, एसएल यानी कि फिर से एसएल का मतलब क्या हुआ, सेल और लेक्लांसा सेल, इसका ये कितना वोल्ट होता है, बहुत बढ़िया, ये होता है 1.5 वोल्ट का। और बात किया जाता है किसकी किया जाए, VD यानी कि वोल्टीय सेल और डेनियर सेल, ये बताइए इन दोनों में, ठीक ना, इन दोनों का कैथोड किसका बना होता है, कैथोड जस्ता का, बहुत बढ़िया। देखिए जितना भी आपका शुष्क सेल होता है, ठीक है, जितना भी आपका प्राथमिक सेल होता है उन सभी का कैथोड लगभग जस्ता ही होता है, ठीक ना, तथा एनोड जैसी प्रोसेस अपना चेंज हो जाता है, यानी कि बहुत, यानी कि वोल्टीय सेल, डेनियर सेल, सूक्ष्म सेल, लेक्लांसा सेल तथा ब्रोमेट सेल, इन सभी का कैथोड क्या होता है, जस्ते का, लेकिन एनोड अपना क्या होता है, सब चेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि वोल्टीय सेल और डेनियर सेल यानी कि VD का एनोड किसका बना होता है, एनोड का हाँ बताइए एनोड किसका बना होता है, तांबा का, बहुत बेहतर, इसका एनोड तांबा का बना होता है, ठीक है। जबकि अगर यही हम कह दें कि आपका ए सेल, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म सेल, ठीक है, बहुत सकते हैं कि सूक्ष्म सेल, लेक्लांसा सेल और तथा ब्रोमेट सेल, ठीक है, इन तीनों का एनोड किसका बना होता है, कार्बन का, कार्बन का ग्रेफाइट का, कार्बन का ना, अप्रूव का इंग्लिश से होता है जी, एलोट्रोपी होता है ना, एलोट्रोपी, हाँ, यानी कि सूक्ष्म सेल, लेक्लांसा सेल और ब्रोमेट सेल, इसका जो एनोड किसका बना होता है, कार्बन का, बहुत बेहतरीन। अब बात होती है ये बताइए
वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में, ठीक है, क्या बोला है कि वोल्टीय सेल का डेनियल सेल में ये बताइए कि विध्रुवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में विध्रुवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सही बोले हैं। आप बताइए बॉबी मौर्य, बहुत सुंदर। आप बताइए मंजीत जी, आप बताइए सुनील जी, बहुत प्रेम चोपड़ा, आप बताइए, आप बताइए गोबर से, ठीक है बोले ना? बस वही वाला बात है, नहीं आए तो मांग रहे अंदाजे बचे, सही बोले हैं जी? गलती बोले। चलिए क्या बोले हम, क्वेश्चन बताइए। वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में क्या बोले कि किसमें रखा जाता है? हाँ देखिए, वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का और ब्रोमेट सेल में, ठीक है, क्या बोले वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, ठीक ना, तथा ब्रोमेट सेल, ये दोनों में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इन दोनों में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। जबकि अगर यही हम आपको क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक ना, क्या बोले हैं, जबकि अगर यही हम आपको बोलते हैं किसमें, एसएल यानी कि शुद्ध सेल और क्लासिक सेल में विध्रुवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। ये बताइए कि वीडी में अपने विध्रुवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, विध्रुवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? कॉपर सल्फेट का, ठीक है, किसका? कॉपर सल्फेट का। और यही हम कहते हैं वीडी में विध्रुवा रूप में कॉपर सल्फेट का, वीडी एसएल। और शुद्ध सेल और क्लासिक सेल में किस विध्रुवा रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड हम बोले हैं, क्या अमोनियम क्लोराइड बोले हैं? अमोनियम। विध्रुवा के रूप में, विध्रुवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विध्रुवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया था, ठीक है। किसका प्रयोग किया था? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? प्राथमिक से। प्राथमिक से लोग करते हैं इसे समाप्त, ठीक है। अब किसमें एंट्री करते हैं? द्वितीय सेल। तो देखिए द्वितीय सेल जो होता है संग्राहक सेल लेकर, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए द्वितीय सेल क्या होता है, इसको अपने बार-बार चार्ज करके इसको बार-बार अपने यूज किया जा सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि द्वितीय सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? बार-बार यूज करके क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है, बार-बार चार्ज करते रहिए, बार-बार इसको यूज करते रहिए। तो देखिए द्वितीय सेल क्या करते हैं? सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, क्या बोले, फिर अपना कर ले उसमें विद्युत ऊर्जा बदलता है, ठीक है। यही सब क्या किया चैप्टर को, हाँ, स्थिर वैद्युत अपना समाप्ति। एक देखिए आपका इसमें आ जाएगा कूलॉम का नियम, ठीक ना, कूलॉम का नियम, फिर उसमें कभी चर्चा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम में ज्यादा लग जाएगा, अभी और कोई चैप्टर है। अब बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए बात क्या है, कहते हैं हम लोग बताइए विद्युत धारा क्या है। अगर एक वास्तविक जगह है तो भाई विद्युत धारा है क्या, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो देखिए किसी भी चालक में, ठीक है, क्या बोले हैं, किसी भी चालक में, ठीक है, क्या बोले हैं, किसी भी चालक वाले पदार्थ में आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी चालक वाले पदार्थ में आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा की मात्रा क्या है? एम्पियर। इसको मापा जाता है किससे? आमीटर से, ठीक है। ये बताइए आप लोग कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि? बहुत बेहतर। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि, एकदम बिल्कुल सही। विद्युत धारा क्या? अदिश राशि। चलिए तो एक बात बहुत मतलब विद्युत धारा तो अपना अदिश राशि पढ़ लिया। अब देखिए बात कर रही है विद्युत धारा, आप पढ़ लिया ना। अब एक जानते आता है विद्युत शक्ति वाला, ठीक है, सबसे पहले लोग मैंने थोड़ा कर ले फिर करते हैं। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? देखिए किसी भी चालक वाले पदार्थ में, बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर, आवेशों के दर, आवेशों के प्रवाह के दर को बहुत, हाँ, यानी बोले क्षय होने की दर, ठीक है, बहुत बहुत चलिए क्षय होने की दर हम लोग क्या है? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को किसके द्वारा शो करते हैं हम लोग? वाट के द्वारा नहीं करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है जी? वाट मात्रा। हाँ, इसी चीज का मात्रा वाट हो गया। इसको और एक इसमें जूल प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं क्या? हाँ, तो इसका नाम यही ना होता कि कार्य घटना का समय है, शक्ति बराबर यही ना होता है, शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर, ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अब देखिए हम लोग अब किसकी बातें करते हैं, तो अब देखिए हम लोग विद्युत धारा पढ़िए, विद्युत शक्ति पढ़िए। अब देखिए क्या था है, एक हम लोग जानते हैं, पढ़ते होंगे, पहले चालक समझ रहे हैं ना, ये तो हमें उम्मीद करते बताने की नहीं जरूरत है। यानी बोलिए जिसमें क्या करेंगे विद्युत का प्रभाव उसे चालक कहेंगे, आप और क्या बोले चालक किसे कहेंगे? जिसमें ना। और एक बात आता है प्रतिरोध। विद्युत धारा जी जब चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ना होता है? प्रतिरोध चैप्टर पढ़ना है।
पढ़ना है ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए जब प्रतिरोध चैप्टर पढ़ना है तो प्रतिरोध चैप्टर में करना क्या है, प्रतिरोध चैप्टर में पहले प्रतिरोध पहले क्या है ये बताइए, प्रतिरोध किसे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इसको अपना लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से समझा जाए, यानी कि बोलिए एक ऐसा, एक बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ बोलिए कि एक ऐसा मतलब कोई भी बोलिए पदार्थ जो कैसे चालक है, जिन्हें क्या बोलिए चालक वाले पदार्थों में धारा के प्रवाह को अपना क्या करता है, रोकता है या फिर उसमें वैधन उत्पन्न करता है, यही अपना प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, वो बहुत बढ़िया। जो बात को ध्यान दीजिए, इस सब बातों का प्रयोग कहाँ आएगा, आगे आएगा, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते बोलिए, विद्युत शक्ति किसे कहते बोलिए, चालक किसे कहते बोलिए, प्रतिरोध किसे कहते बोलिए, चालकता। देखिए जो बात करें चालकता की, देखिए चालकता क्या है, चालकता अगर बात करें तो क्या है, देखिए किसी भी ठीक ना क्या बोले हैं, किसी बहुत बोले क्या बोले चालकता किसे कहते हैं, देखिए किसी भी चालक के पदार्थ के विद्युत अनुपात को ठीक ना क्या बोले हैं, सॉरी किसी भी चालक के प्रतिरोध के विद्युत अनुपात में क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और चालकता को जी के द्वारा सूचित किया जाता है, और जी बराबर क्या होता है, 1/r होता है, ठीक है। जी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। और इसका अपना क्या बोले इकाई क्या होता है, मोह अथवा सीमेन, इसका इकाई होता है ना जी, इसका इकाई क्या होता है, मोह अथवा सीमेन होता है। अब देखिए चालकता से एक बोर्ड बनाया हम लोग, अति चालकता पढ़े ना, जो चालक अति चालकता बोर्ड बनाया किसे है, चालकता से ही बना। तो पहले आगे आएगा अति चालकता, सबसे पहले चालकता लोग बना दिए, इसको ध्यान रखिए क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करें किसकी, चलिए ये अति चालकता। देखिए अति चालकता की जब बात करते हैं, अति चालकता क्या है, देखिए जब क्या बहुत जब बहुत ही कम तापमान पर, ठीक है बोले क्या बोले, जब बहुत ही कम तापमान पर या इलेक्ट्रॉन के बराबर तापमान पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है, और वो वस्तु क्या हो जाती है, अतिचालक होती है। यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन और आवेश क्या होता है, बोले धड़ा 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 क्या रहता है, हाँ वो बोलिए कहते हैं उसमें फ्लो करने लगता है, फ्लो, हाँ फ्लो ही बोलिए, फ्लो की बोलिए, फ्लो बोलिए ज़्यादा लगता है, उसमें अगर बोलिए फ्लो होने लगता है, तो इसी को अति चालकता कहते हैं। तो अति चालकता कोई अपना कौन किया था कि मर्लिन रूल्स किए थे, ठीक है। भारत में अति चालकता को अपना देखते हुए 1991 में अति चालकता विभाग का अपना स्थापना किया था, ठीक है। और जो अति चालकता जो है ये जानते हैं क्या होता है, यह पूर्णतः अपना क्या बोलिए कि चुंबकीय बहुत पहले चुंबक रोधी होता है, ठीक ना। यानी कि अगर कोई समझे कि अगर चुंबक से अपना क्या बोलिए कि एनर्जी ला रहा है, उसको भेज दे तो वही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो चालकता होगा अति चालकता होगा, हो गया ना। अब हम लोग जब आगे बात करें किसकी थी, तो जस्ट हम लोग आगे बात करें किसकी, चालकता और अति चालकता। अब बात करेंगे किसकी, प्रतिरोध की। प्रतिरोध तो बोले थे, ठीक है। एक बात बताइए, फिर एक बात आ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, वो मीटर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा कौन होता है, और बहुत विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, बहुत चलिए बहुत उसका तो मात्रक होता है, तो बराबर थोड़ा ना होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये किसी भी चालक ठीक है क्या बोले हैं, किसी भी बहुत ठीक है बहुत गलत है, किसी भी चालक की लंबाई, और ठीक है एक मिनट रुकिए, क्या बोले हम लोगों को, विशिष्ट प्रतिरोध ना, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, पहले बताइए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, L/R होता है। यानी कि स्पष्ट मालूम चल गया कि किसी भी चालक के क्या बोले कि किसी भी चालक की लंबाई है अनुपाती अथवा उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, वही अनुपाती होता है, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो देखिए एक और बात हो रहा है कि प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा तथा किसका कम होगा, ठीक ना। देखिए जो जितना ही ज्यादा पतला पदार्थ होगा, ठीक ना, उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। और बोले जिस और एक ही पदार्थ यदि अपना कोई अगर मोटा तार है तो उसका भी प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। अब एक और बात होता है, ये बताइए ताप बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, सही है जी। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या बोले आप, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध के साथ घटता है, हाँ ये जो है घटता है, एग्जैक्टली है लेकिन 99% चल यहाँ ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, ठीक है। चलिए और चालक का बोलेगा तो बढ़ेगा, बिल्कुल। देखिए चालक और अचालक जब वहाँ हो जाएंगे ना, देखिए सुनिए बता रहे हैं बहुत बढ़िया। देखिए ताप बढ़ाने से और चालक की चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। जबकि यही अपना कभी ताप बढ़ाने से चालक की चालकता क्या होगी, घटेगी, और प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पर दो केस हम डायरेक्ट हो गए थे, यानी कि वो अपना कहे चालक और अचालक दोनों केस में हो गया। यहाँ पर चलिए विशिष्ट प्रतिरोध अपना पढ़ लिया, तो बताइए विशिष्ट चालकता भी आप लोग समझ गया ना, चालक ठीक अपना ही बस उसमें उससे पढ़ लिया। तो बताइए विशिष्ट चालकता की मात्रा क्या है, ओम यूनिवर्स मीटर, सही ना होता है बहुत। और देखिए विद्युत शक्ति हम लोग अपना देखें ठीक है ना,
एक क्वेश्चन है इस अपना हम लोग बहुत सुना विद्युत शक्ति। अब जानते हम लोग क्या बात किस तरह पढ़ेंगे, आमीटर पढ़ेंगे, ठीक है, आमीटर पढ़ेंगे, वोल्टमीटर पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। आता है और अपना आता है जी आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और एक अपना ये फ्यूज आता है ना। तो देखिए आमीटर पहले होता क्या पहले जानते हैं। आमीटर जो हम लोग का एम्पियर को मापने वाला का अपना एक साधन है, ठीक है, यानी कि आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ये हमेशा कब होता है, श्रेणीक्रम होता है, ठीक है। और एक बहुत और आमीटर कैसा राशि है, सदिश या अदिश, आमीटर अदिश राशि, ठीक है। और समझ हुए हैं आमीटर अदिश राशि है। और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब बात करें वोल्टमीटर, देखिए एक और क्वेश्चन सुन लीजिए थोड़ा सा। एक क्वेश्चन ये देता है कि सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है। अगर जाएंगे जब फिजिक्स में देख मिलेगा आप लोगों को, एग्जाम में पूछ चुका है कि सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है, उसमें वोल्टमीटर। यहाँ पर बात करें इसमें फिजिक्स में तो वोल्टमीटर का ही होता है, ठीक है। सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्टमीटर का, ठीक है। आप बहुत आमीटर वोल्टमीटर, हाँ तो बताइए वोल्टमीटर का क्या होता है, वोल्टमीटर का क्या होता है, कार्य बटा में से नहीं होता है, यानी W/Q काय नहीं आप लोग बोल रहे भाई। तो बहुत बताइए वोल्टमीटर कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और वोल्टमीटर का प्रयोग क्या करता है, वोल्टता को मापने के लिए, ठीक है। और विद्युत प्रयोग कैसी राशि है जी, ये भी अदिश राशि है, इसे प्रयोग कहाँ करता है, वही वोल्टता को मापने में ही ना। तो देखिए लोग क्या पढ़े, आमीटर पढ़ लिए, वोल्टमीटर पढ़ लिए, विद्युत प्रयोग पढ़ लिए, और लोग पढ़े गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर फिर क्या है, देखिए गैल्वेनोमीटर से भी वही अपना विद्युत धारा ही मापा जाता है, लेकिन इससे बोलिए बहुत कम, यानी 10 से 6 तक के विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े अपना क्या फ्यूज है ना, बहुत बड़ा। देखिए अभी एक फ्यूज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए जब इसी फ्यूज के बारे में हम लोग बात करें तो फ्यूज, और एक क्वेश्चन आती है आप लोगों को, आमीटर तो बोले ना कि बताइए कि वोल्टमीटर बहुत होता है, वोल्टमीटर किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर समानांतर श्रेणी नहीं होता है। और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। एक आदर्श सुनिए, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो अनंत होता है, ठीक ना, जबकि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। अब बात करें हम लोग इसकी फ्यूज की। देखिए फ्यूज में पहले तो अपना टीसी का प्रयोग किया जाएगा, टीन और शीशा का, ठीक है। 6337 का अपना प्रयोग करते हैं। अब फ्यूज जो अपना किस क्रम होता है, तो एक श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। यहाँ से 3% फिर से माइंड में डालिए, आमीटर किस क्रम है, श्रेणी क्रम है, फ्यूज किस क्रम है, श्रेणी क्रम है, और आमीटर किस क्रम है, समानांतर क्रम है। अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट कब आता है कि कहीं कहीं जाते हैं आमीटर को अपने कैच के लिए समानांतर क्रम में यूज करना हो जाता है, और तथा वोल्टमीटर को किसमें श्रेणी क्रम में यूज करना पड़ जाता है। तो इसके लिए जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, शंट का, ठीक ना। अब जाने हम लोग शंट पहले है, ठीक ना। अभी कभी वाला शंट मत समझ लिए, नहीं कहते हैं अरे यार तो ठीक है शंट हो गया है, वो वाला शंट नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर शंट हो जाता है पदार्थ का नाम है, ठीक है। देखिए शंट जो अपना क्या है, शंट तो ये अपना एक अत्यंत निम्न प्रतिरोध वाला, ठीक ना, अथवा एक अत्यंत उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है, ठीक ना। यानी कि शंट क्या है, शंट का बहुत शंट करने का लिए उच्च प्रतिरोध भी हो सकता है, निम्न प्रतिरोध भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पर कि हम उसको किस रूप में यूज करते हैं। अब देखिए जब शंट को बहुत शंट अपने एक अत्यंत निम्न प्रतिरोध वाला तार एक रूप में जब यूज किया जाएगा तो इस हम लोग क्या बनाएंगे, इसको गैल्वेनोमीटर के समानांतर में लगा के आमीटर बनाया जाएगा। फिर से सुनिए कि आमीटर को समानांतर क्रम में बनाने के लिए क्या कहते हैं, इसको गैल्वेनोमीटर में शंट करने का प्रतिरोध निम्न कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है, निम्न कर दिया जाता है। और इस प्रकार से किसका, आमीटर का बना दिया जाता है। यानी कि शंट अपना अत्यंत निम्न प्रतिरोध का तार है, जिसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ करके किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या बनाया जाता है, आमीटर बनाया जाता है। अब यही हमारा ये क्वेश्चन पद है कि शंट का, ठीक ना, क्या है कि शंट एक उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है, जिसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक ना, क्या है, जिसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में बोलकर किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो गया कि बोलिए कहीं कहीं आमीटर का प्रयोग कहीं आमीटर का प्रयोग इसमें समानांतर क्रम में भी किया जाता है, ठीक ना। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे कि बहुत, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे कि भैया आप ये बताओ कि आमीटर किस क्रम में होता है, तो क्या लेना है, श्रेणी क्रम में, ठीक ना, श्रेणी क्रम में, एक्सेप्शन वाला नहीं बात करना है। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग 5-6 बातों के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या 5-6 बातें, उसमें प्रमुख रूप से क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर देख लेते हैं, ये से बोले विद्युत से संबंधित है नहीं, ट्रांसफार्मर का यूज करता है कि नहीं, ओपीजी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, एकदम करते हैं। कहीं अपने घर पर नहीं यूज करते, बाकी इलेक्ट्रिक तो सप्लाई उसी से होता है, पता ना, पूरे लाइट का सप्लाई उसी से होता है। अब देखिए बात करते हैं ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर पहले एक बार खोज किसने किया था, अरे फैराडे जी ना कि अगर ये जब लूप रहेगा तो इस लूप पर क्या होगा, गुड़ मिलेगा, अपना तो बड़ा भाई डालते लग रहा है,
हाँ ये बड़ा आप लोग देखिए बता रहे हैं, बुरा न मानिए, लेकिन आप लोग बेइज्जती करवा रहे हैं। बेइज्जती जगह आप लोग पैसा ना सकता हो जाए, माई बाप के पैसा ना सकता हो जाए, और स्पेशली उन लोग के नाम जो नए लोग हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो बोलिए अपना क्या चाहिए, हाँ जो बोलिए कि जो पहले से आते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहे हैं, ठीक ना। चलिए नहीं बात आ रही कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुनिए, आप लोग स्पष्ट बोल रहे हैं। जो चीज यहाँ पढ़ा दी, अगर अगला बार कभी भी हम चैप्टर में जाए तो फिर हम उसको बीच में शुरुआत कर देंगे, अभी नहीं कहेंगे इसका क्लियर टाइम देंगे, और उस टाइम नहीं बताइए तो भाई हमारे लिए ले लेंगे। एक लड़का बोल रहा था फैराडे के नियम। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अब देखिए हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अब हम लोग अब चलिए बहुत बढ़िया ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर को जब तक हमने माइक्रो फैराडे किया, ठीक है, ये अपना क्या बोले विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये बात है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कौन दिया है, माइक्रो फैराडे, ठीक है। तो ये अपना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण अथवा उन्नयन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका प्रयोग अपना क्या चाहिए एसी में अल्टरनेटिव करंट प्रयोग किया जाता है, केवल ताकि जहां पर अपना उच्च धारा है उसको अपना में हम उच्च से अपना क्या चाहिए हायर से लोअर में इसको ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। और एक और क्वेश्चन होता है कि ट्रांसफार्मर का लोड किसका बना होता है, नॉर्मल वाला। ट्रांसफार्मर का लोड किसका बना होता है, नॉर्मल वाला। ये अपना बात हो गई। अब देखिए हम लोग अगले बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करें डायनेमो, ठीक है। डायनेमो में जनरेटर होता है जी, तो बहुत ये बताइए तो बहुत डायनेमो किस चीज पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और ये क्या करता है कि बॉस ये क्या करता है, किस ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। और वो बात कर रेक्टिफायर किस चीज पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ये क्या करता है, एसी को डीसी करता है। अब देखिए उसके पश्चात बात करें माइक्रोफोन, ठीक ना, क्या बोले हैं माइक्रोफोन। तो ये बताइए माइक्रोफोन किस चीज पर कार्य करता है, ध्वनि के बिंदु। बॉस ये क्या करता है, काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ, और ये करता क्या है, भैया ध्वनि ऊर्जा को विद्युत, यानी कि देखिए फिर से बोल रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ कौन कौन कार्य किया, ट्रांसफार्मर किया, डायनेमो किया, रेक्टिफायर किया, और क्या बोले माइक्रोफोन किया, ठीक है। अब यही से हमारा क्या कहा जाता है, तो देखिए हमारे यही से आया था क्या चीज, तो यही से आया था विद्युत मोटर। ये बताइए विद्युत मोटर सबसे पहले किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा को, अच्छा विद्युत मोटर किस ऊर्जा में, बहुत सुंदर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, किस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको ध्यान रखना, इसको कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं देना हुआ, यही बात हुई। एक नंबर वाले माइनस मार्किंग जहाँ तक लगा यही कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब बहुत सुनिए अपना देखिए। अच्छा चलिए आप लोग फिजिक्स का एक और क्वेश्चन रहा, ये बताइए जो ट्यूबलाइट में जो चौक का प्रयोग किया जाता था, क्यों किया जाता था, ताकि प्रतिरोध को कम किया जा सके, ठीक है, ताकि प्रतिरोध को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग जाते जाते ये ले लीजिए, यहीं पर हम लोग का एक क्वेश्चन मिलता है जिसका नाम, हाँ एक क्वेश्चन मिलता है कि जहाँ पर हम लोग जो बिजली वाला स्टेशन को होता है ना, वहाँ पर 22,000 वोल्ट का क्वेश्चन है कि वहाँ पर एनर्जी कितना वोल्ट का, वहाँ पर 22,000 वोल्ट का एनर्जी होता है, ठीक है, कितना 22,000 वोल्ट का एनर्जी होता है। और सब स्टेशन उसे कितना 1,32,000 कर दिया, ठीक है। क्या बोला है कि जहाँ पर बोलिए स्टेशन होता है जो विद्युत स्टेशन, वहाँ पर 22,000 वोल्ट की एनर्जी होता है, जबकि सब स्टेशन उसे कितना कर दिया जाता है 1,32,000, क्यों, ताकि एनर्जी का क्षय ना हो सके, ठीक है। अब हम लोग देखिए किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सुंदर। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज, विद्युत चुंबक के बारे में, ठीक है, क्या बोले। हाँ तो देखिए अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं जी, चलिए हम लोग बात करेंगे चुंबक की, ठीक है। देखिए जब चुंबक की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले देखिए प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, जो चुंबक का फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4, यानी कि चुंबक से क्या हुआ, मैग्नेटाइट नहीं हुआ, Fe3O4 मैग्नेटाइट नहीं है। तब तक पढ़ना है, पढ़ाई को मजा ले लेकर, ठीक ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर, उसको बोझ समझ के नहीं, जिस दिन आप बोझ समझ कर पढ़िएगा उस दिन मुझे पढ़ाई बोझ ही लगने लगेगा, उसको मजा लेकर के रसे रसे में पढ़ बहुत मजा आएगा। तो क्या बोले हैं चुंबक, देखिए चुंबक का पहले सूत्र क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या होता है, चुंबक का सूत्र क्या होता है, Fe3O4 होता है, ठीक है। और चुंबक किसे बनाया जा सकता है, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि से जो सामान से चुंबक बनाया जा सकता है। ये बात चुंबक का एक निश्चित आकार होता है कि नहीं होता है, चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसे आकार में ढाला जाता है, ठीक है, इसे क्या बोला है, आकार में ढाला जाता है। और बात देखिए आती है कि देखिए चुंबक तो किसे कहते हैं, बात देखिए है ना कि चुंबक तो किसे कहते हैं। तो देखिए बोलिए कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, क्या बोलिए कोई भी ऐसा पदार्थ
जो अपने तरफ आकर्षित किसी अन्य पदार्थ को कर ले उसी को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है भैया, लड़का किया लड़की को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, या फिर समझिए लड़की क्या की अपने लड़के को अट्रैक्ट। ठीक है, तो यही तो क्या हुआ, उन दोनों में एक तरह से देखा जाए फिजिक्स में तो क्या हो गया, चुंबकत्व हो गया। ठीक है, वही ना हो गया, तो चुंबकत्व अपना ही हो गया। अब देखिए बात क्या है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, बहुत। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं और सबसे अधिक चुंबक तो कहाँ होता है, इनके ध्रुव पर। ठीक है, बहुत, हाँ वो भी सही है, बहुत नहीं क्या बोले हैं कि सबसे अधिक चुंबक तो कहाँ ध्रुव पर ही होता है, और उसके मध्य में कैसे बोले कोई भी चुंबक नहीं होता, उसके मध्य में क्या बोले कोई भी चुंबक नहीं होता है। ये भी अपनी बात हुई। अब अगला नेक्स्ट बात क्या आती है, एक आता है कि चुंबकीय अक्ष। आप लोग पढ़ते हो चुंबकीय अक्ष क्या है, तो देखिए वही भैया अपना क्या बोलिए कि चुंबक के जो अपना वैभव रेखा जो अपना चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाती है उसी को हम क्या है चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और ये किसी भी चुंबक में तीसरा ध्रुव हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, परिणामी ध्रुव कहते हैं। बहुत क्या कहते हैं, परिणामी ध्रुव कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जानते हैं ये भी अपना बात हो गया, ये भी अपना बात हो गया। अब आते हैं हम लोग किस चीज पर हो, तब हम लोग बहुत एक और चीज देखिए समान प्रकार के ध्रुव में क्या होता है, बहुत समान प्रकार के ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। बहुत बढ़िया, हाँ क्या बोला है कि समान प्रकार के ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और बहुत वो भी ठीक है, विकर्षण है प्रतिकर्षण। जबकि समान प्रकार के समान प्रकार के ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये भी अपना बात हुई। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में एक क्वेश्चन क्या पूछ देता हम लोगों से कि देखिए फर्स्ट बार हम लोग किसके लिए तो पढ़ रहे हैं साइकिल, ठीक है ना, इसमें उतना ही पढ़ना है कि जितना वो अपना एग्जाम में डाल सके। ठीक है, जितना एग्जाम में डाल सके। और मान लीजिए उसका पूरा ढाई में चले जाए तो उसका बोलिए ज़्यादा टाइम मिलेगा और उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं पाएगा। अब हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या है, गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यानी चुंबकीय क्षेत्र का 4 मात्रा। ठीक है, गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है अदिश राशि, सदिश राशि। बिल्कुल, बहुत सुंदर। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि। तो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा होता है वेबर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या बोले, गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब बात क्या है, ये भी अपना वही दिया गया। तो अब ध्यान हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोग बात करें चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ पढ़ लेना। देखिए जब हम लोग चुंबकीय पदार्थ पढ़ते हैं तो मेनली 3 बात हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, मेनली हम लोग 3 पदार्थ पढ़ने के लिए ठीक है पढ़ने के लिए मिलता है, जिसमें भैया कौन बनाता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय। ठीक है, क्या बोला है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय। ठीक है, अब देखिए बात किसकी, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चुंबकीय पदार्थ। देखिए जब चुंबकीय पदार्थ पढ़ते हैं, चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार। कौन कौन, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय। बहुत बेहतरीन। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ पहले कैसे पदार्थों का है, देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थों का है, ठीक है, जो चुंबक की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होते। ठीक है, क्या बोले, जो ना चुंबक की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं। तो देखिए यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन हो जाएगा, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, जस्ता, बिस्मुथ, नमक, जल, पारा। ठीक है, यानी कि वैसे वे सभी वस्तु, प्लास्टिक भी क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, ये भी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। कपड़ा क्या हो जाएगा, सभी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। यानी कि प्रतिचुंबकीय वैसे पदार्थ हो, ठीक ना, जो बोले अपने क्या चाहिए कि चुंबक की तरफ बिल्कुल आकर्षित ही ना हो। अब आते लाख हम कोशिश कर ले कि भैया हमारा मूछ जो उसके तरफ आकर्षित हो जाएगा, पॉसिबल है। लाख कोशिश कर ले, मेरा स्वेटर जो क्या स्वेटर है, ठीक है, तो इसको कितना आकर्षित होगा। यानी कि वैसे पदार्थ जो बोलिए ना चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। इसका एग्जांपल मैंने बोल दिया। अब बात करें किसकी, अनुचुंबकीय। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थों का है जो बोले चुंबक की तरफ तो आकर्षित होते हैं, लेकिन बोले बहुत हल्का सा, क्या बोले कि बहुत नहीं, फिर सुनिए क्या बोले, प्रतिचुंबकीय पदार्थ सॉरी अनुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ कहा जाता है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं लेकिन बहुत हल्का सा। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात किया तो कौन आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा तथा सोडियम आ जाएगा। अब बात किसकी हो रही है जी, अब बात किसकी हो रही है, तो देखिए अब हम लोग बात कर लौ चुंबकीय। यानी कि देखिए लौ चुंबकीय बिल्कुल फाइन वैसे बिल्कुल बहुत नहीं, यानी कि लौ चुंबकीय है बिल्कुल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो बोलिए ना कि चुंबक की तरफ बिल्कुल आकर्षित हो जाए। ठीक है, जो चुंबक की तरफ बिल्कुल आकर्षित हो जाए। देखिए इसको एक एग्जाम्पल के रूप में इसको बुरा मत लीजिए, अब पहले इसको समझा लेते हैं, आप लोग समझाते हैं। तो प्रतिचुंबक यानी कि जो बोलिएगा उसकी तरफ फाइनली
आकर्षित लौ चुंबकीय वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने चुंबक की तरफ फाइनल आकर्षित हो जाते हैं। इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? निकल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, फेरस हो जाएगा। ये सब क्या है पदार्थ? लौ चुंबकीय। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या चाहिए अपना एक ठेठ भाषा में समझ लेते हैं, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, बहु चुंबकीय, ठीक है। सिंपली से एग्जांपल के रूप में क्या समझ सकते हैं? प्रति चुंबकीय क्या भैया? तो प्रति चुंबकीय तो यह हुआ कि लड़का और लड़की एक दूसरे को तो देखे, ठीक ना, लेकिन देखने के बाद दोनों में क्या चाहिए? कोई आकर्षण पैदा नहीं हुआ, ठीक है। प्लॉट में तो है, चलो छोड़ो इसको। प्रति यानी कि बोलिए क्या चाहिए? 0% कोई आकर्षण है, ठीक है। अब उसे अनुचुंबकीय में क्या होता है? हाँ, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देखा, क्या हुआ? नहीं ये बहुत अच्छी लगती है, नहीं हाँ ये बहुत अच्छा लगता है, इसके तरफ जाना चाहिए। फिर दो चार संगत खत्म हुआ। लेकिन बोलिए लौ चुंबकीय किसको बोलेंगे? कि फाइनली तुम मेरे लिए ही बनी हो और हम जो तुम्हारे लिए ही बने हैं, ठीक है। यानी उसको क्या बोलेंगे? लौ चुंबकीय बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें किसकी? क्यूरिता। एक बात करें क्यूरिता, तो क्यूरिता किसे कहते हैं? आपका एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है, सुनिए क्यूरिता। क्यूरिता देखिए उस तापमान को कहते हैं, ठीक ना। क्यूरिता उस तापमान को कहते हैं जिसके ऊपर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय, ठीक ना, यानी कि बोलिए क्या चीज? थोड़ा थोड़ा आकर्षण हो, ठीक ना। कहते हैं कि क्यूरिता उस तापमान को कहते हैं जिसके ऊपर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय है तथा जिसके नीचे कोई पदार्थ लौ चुंबकीय हो जाए, ठीक है। ये बताइए कि लोहा के लिए क्यूरिता कितना होता है? तो 770 डिग्री सेल्सियस, और जबकि निकल के लिए कितना होता है? 318 डिग्री। अब एक बात और आती है डोमेन। आप लोग बहुत सा कहीं इस तरह से मार्केट में नाम सुनेंगे, डोमेन दिखाइए तो कैसा है? डोमेन क्या है? देखिए डोमेन पहले है क्या? डोमेन जानते हैं? डोमेन बोलिए अपना क्या चाहिए? असंख्य परमाणु का ही बोलिए अपना क्या चाहिए? समूह होता है, ठीक ना। और डोमेन का आकार 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है। और जो हम लोग डोमेन बोलते हैं ना, जो चुंबक बोल रहे हैं ना, चुंबक इतना चुंबक इसको साटा लिया, इसको साटा लिया, ये सभी डोमेन की वजह से ही होता है, ठीक है। सभी किसकी वजह से होता है? डोमेन की वजह से होता है। अब देखिए चुंबक में अब एक सरल पढ़ना होता है नमन कोण तथा एक दिक्पात, ठीक है। एक बात बता दें, दिक्पात को किससे कहते हैं? देखिए भौगोलिक क्या होता है, ठीक है, कि बताइए। और प्रेम चोपड़ा दिक्पात को किसे कहते हैं? बहुत सुंदर। आप बताइए मोहब्बत से आप किसे कहते हैं? बताइए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या नाम बताया? दीपमधु, दीनबंधु, बहुत सुंदर। अरे सब तो सीए भेंडू जी निकले जी। इनका दीनबंधु का उपन्यास है ना, नाम है, उपनाम है। नाम बहुत सुंदर। आप बताइएगा भौगोलिक क्या होता है? और दिक्पात में बताइएगा। चलिए अब बताइएगा, सुनिए, चलिए कोई बात नहीं, आइए। अब देखिए चुंबकीय के बीच में होता है। बहुत सुंदर, अरे बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत बढ़िया। भौगोलिक या मतलब चुंबकीय या मतलब के बीच के कोण को तो दिक्पात कोण कहते हैं, नहीं कहते हैं। अब बात करें किसकी? नमन कोण, ठीक है। लेकिन जब नमन कोण की बात कर रहे हैं तो नमन कोण किसे कहते हैं? बात है क्या है ना, देखिए पृथ्वी का, ठीक है, फिर से सुनिए, वह स्थान, ठीक है, कभी वह स्थान है बोलिए कि जिस स्थान पर पृथ्वी का समस्त चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वह स्थान, फिर से सुनिए, वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी का समस्त चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ वर्क करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नमन कोण। ध्रुव पर नमन कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और जब यही अगर मेरा कह देगा कि विश्व का कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, ठीक है। वही कितना होता है? 0 डिग्री। अब एक और चीज हम लोग यही से सीख लेते हैं, जैसे मानव में भी बोलिए अपना कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो मानव में चुंबकीय गुण कहाँ पाया जाता है? हृदय में तथा मस्तिष्क में, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है। फिर से बोल रहे हैं कि मानव में चुंबकीय गुण का मानव चुंबकीय गुण का लक्षण कहाँ रहता है? हृदय तथा मस्तिष्क में। जब हम बोलते हैं उत्तर में दक्षिण में नहीं सोना चाहिए, इसका मुख्य हाँ ये जो बात बिल्कुल कहावत है 100% से चुंबकीय गुण की वजह से उत्तर साइड में का ज्यादा होता है। और वही बोलिए कभी कभी जब ज्यादा होता है तो वही क्या चीज आदमी को बोलिए तो अपने मस्तिष्क से क्या करेगा? आकर्षित करेगा। उस टाइम में व्यक्ति क्या होती है? उस टाइम में सुनता है कोई व्यक्ति बहुत इस तरह से मर जाते हैं। इसका भी अपना एक मुख्य वजह, ठीक ना। इसलिए इसको ऐसा बोलिए बहुत रेयर होता है, लेकिन इसको ध्यान देना। और देखिए एक और अगला क्वेश्चन आपको यही से आ जाता है कि बहुत पृथ्वी जब तक चाहिए किधर से किधर जाता है? चुंबक बहुत पहले पृथ्वी का चुंबकीय है किधर से किधर जाता है? बहुत सुंदर। देखिए इस ना कैसा बोल रहे हैं? पृथ्वी का चुंबक तो जो होता है ना वो दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है, बहुत अच्छे से दक्षिण से उत्तर, नॉट उत्तर, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि क्या बोला है कि पृथ्वी का चुंबक तो जो है, ठीक है, फिर से पृथ्वी का चुंबक तो किधर से किधर अपना होता है? तो दक्षिण से उत्तर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। अब देखिए हम लोग यही अपना चुंबक चैप्टर भी अपना समाप्त करते हैं।
कल देखिए हम लोग का चैप्टर क्या है साइंस में। साइंस में हम लोग का चैप्टर है 18 में भौतिकी पढ़ लेना, 19 में रेडियो सक्रियता पढ़ लेना और 20 में विखंडन पढ़ लेना। ठीक है, 20 में क्या बोला विखंडन पढ़ लेना और 21 नंबर चैप्टर में ब्रह्मांड पढ़ लेना। ठीक है, यानी कि सुनिए फिर इससे आप लोग बोल रहे हैं फिजिक्स में कल आप लोग चैप्टर क्या पढ़ना है दूसरे बुक से क्या क्या पढ़ना है जी। 18 में क्या बोला है परमाणु, 19 में क्या बोला है रेडियो सक्रियता, 20 में क्या बोला है विखंडन। ठीक है, और 21 में क्या बोला है ब्रह्मांड। ठीक है, ये चार चैप्टर पढ़ना। हिस्ट्री में आप लोग क्या बोल रहे हैं कि देखिए आप हिस्ट्री में हम लोग गुलाम वंश पढ़े हैं ना। हिस्ट्री में गुलाम वंश के अलावा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश तथा उसका क्या प्रशासन। ठीक है, अब देखिए एक और अगला हो गया, एक वीडियो गया फिर गया। आप लोग देखिए बता रहे आज तो ये करंट हमने नहीं चला पाए टाइम के क्राइसिस की वजह से। देखिए आप लोग करना क्या है कल करंट में देखिए इसी उत्तर से पूछे हैं। ठीक ना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है ना, देख रहे हैं ना। इसका बोले चैप्टर नंबर पेज नंबर कितना 6 से लेकर के पेज नंबर 7 तक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अभी शुरू बार में आप लोगों को करंट में बस थोड़ा जरा आदत डालना है। ठीक है, जब आदत पड़ जाए तो फिर इसको भी बढ़ा दिया। ठीक ना, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस क्विज से जुड़िए ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और ये देखिए क्विज स्पेशली किस पर्पस से बनाया गया है, तो इस पर्पस से स्पेशली बनाया गया आपको एसआई के पर्पस के लिए। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये क्विज उन सभी एग्जाम के लिए बोले बेनिफिट है जिनमें जो बोले अपना वन डे एग्जाम है जिनमें भी वो अपना बोले जीके तथा जीएस अथवा करंट अफेयर्स होता है। और इसके साथ साथ आप लोग करिए कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।